हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्कैम की जिन्होंने छात्रों के जीवन को बिल्कुल ही नर्क बना के रख दिया है, जिन्होंने छात्रों के जीवन का मजाक बना के रख दिया है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी जीडी स्कैम की। दोस्तों एसएससी जीडी स्कैम में सबसे पहले पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद कुछ सोल्वर गैंग द्वारा, यानी जो एग्जाम सोल्व करते हैं, ये जो सोल्वर होते हैं ये क्या काम करते हैं, ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से बच्चों को नकल कराते हैं। और कई जगह से दोस्तों इस तरीके के सोल्वर पकड़े गए। इसके बाद एसएससी ने क्या किया दोस्तों, अगर कहीं पर 250 सीटें हैं तो वहाँ पर 500 एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए, यानी 250 सीटों पर 500 बच्चों को जारी कर दिया कि आप एग्जाम देने के लिए चले जाओ। दोस्तों अगर कहीं पर 250 का सिस्टम है, 250 कंप्यूटर है, वहाँ पर केवल 250 बच्चे एग्जाम दे सकते हैं एक शिफ्ट में बैठकर। लेकिन दोस्तों एसएससी ने वहाँ पर 500 एडमिट कार्ड जारी कर दिए। अब ये देखिए दोस्तों, एसएससी जब सेंटर लगा रही थी, क्या वो भांग पीकर बैठी थी? उसका दिमाग अपनी जगह नहीं था? आखिर कौन सा नशा करके ये लोग एग्जाम सेंटर लगाते हैं कि इनको ये नहीं पता रहता कि आप जहाँ पर बच्चों का सेंटर लगाने जा रहे हो वहाँ पर कितने सिस्टम है और कितने आपको बच्चे भेजने हैं। उसके बाद अचानक परीक्षा का रद्द होना। दोस्तों जो बच्चे दूर दराज से आए थे उनको मानसिक और आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। अब आप सपोज करिए कोई बच्चा 200-400 किलोमीटर से चलकर आया है, उसको आकर वहीं पर सेंटर पर पता लगा कि उसका पेपर रद्द हो चुका है। तो आप सोचिए उसके दिल पर क्या बीतेगी, उसको कितना दुख होगा कि मेरा पेपर रद्द हो चुका और मैं कहाँ से आया, कैसे कैसे आया। इसको एसएससी से कोई मतलब नहीं है। एक बच्चे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं 1500 रुपये के गेहूं बेचकर घर से चला था एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर आकर पता चला कि उसका एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, उसका सेंटर पर अब एग्ज़ाम नहीं होगा। वो बच्चा बिल्कुल रो रो कर तड़प रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। दोस्तों हर कोई बच्चा नहीं होता कि वो फीस, जो आने जाने की फ़ीस होती है, आने जाने का जो खर्च होता है, आसानी से जुटा सके। एसएससी के एग्ज़ाम वही बच्चा देता है जो मिडिल क्लास का होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे तो मेडिकल लाइन में जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे अक्सर मिडिल क्लास से होते हैं। लेकिन इससे एसएससी को कोई मतलब नहीं है, कोई कैसे एग्ज़ाम देने आएगा, किस तरीके से एग्ज़ाम देने आएगा, कहाँ से पैसे लाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो अब दोबारा क्या काम करेंगे, री एग्ज़ाम करा देंगे। अब इसके बाद दोस्तों नंबर आता है सीबीएसई स्कैम का। 12वीं के रिजल्ट के बाद जब दोस्तों बच्चों को आंसर शीट मिली तो उसमें किसी और की आंसर शीट अपलोड थी, क्योंकि उस बच्चों ने कैसे पहचाना, उसमें उनकी हैंड राइटिंग थी नहीं, किसी और की हैंड राइटिंग थी। अब बच्चों ने पहचान लिया कि मेरी तो हैंड राइटिंग है नहीं है। अब इसके बाद इसी स्कैम का खुलासा हुआ। दोस्तों जब कोई बच्चा एग्जाम देता है तो अपने घर वालों को भी आकर बताता है कि मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया और लगभग मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। 1-2 मार्क्स का फर्क होता है, बाकी बच्चा कैलकुलेट करके बता देता है कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे। अब दोस्तों जब रिजल्ट आया उसको पता चला कि उसके उतने मार्क्स नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा कम मार्क्स है। तो आप सोचिए बच्चे के दिल पर क्या बीतेगी, क्या वो आगे आसानी से तैयारी कर पाएगा, क्या उसको सिस्टम पर यकीन होगा, क्या वो सोचेगा कि अब मैं अगर मेहनत से पढ़ूंगा तो आगे चलकर कुछ बन जाऊंगा। दोस्तों उसका हौसला यहीं पर ही टूट जाएगा, तो वो आगे जाकर क्या करेगा। दोस्तों तीसरे नंबर बात करते हैं हम नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम दोस्तों जब लीक हुआ और बच्चों को पता चला कि पेपर रद्द हो गया है तो कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि दोस्तों उनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे तैयारी कर सके। उनके परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे बच्चों के ऊपर लगा सके और आगे बच्चों को कह सके कि भाई अब तू अपनी तैयारी कर, हम तेरे साथ खड़े नहीं। दोस्तों वे गरीब घर से थे, मिडिल क्लास से थे, आगे उनके परिवार के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनको पढ़ा सके, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इसी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जिन्होंने आत्महत्या करी, ऋतिक मिश्रा की। ऋतिक मिश्रा दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से थे। इनको जब पता चला कि एग्जाम रद्द हो चुका और एग्जाम लीक हो चुका तो ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। और दूसरे नंबर पर दोस्तों अंशिका पांडे, दोस्तों दिल्ली की रहने वाली थी। इनको भी पेपर लीक का सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ और इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। तो तीसरे नंबर बात करते हैं दोस्तों प्रदीप मेघवाल की। ये राजस्थान के थे। दोस्तों इनको भी जब पता चला कि पेपर लीक हो गया और पेपर कैंसिल हो गया तो इनको भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। दोस्तों इनके परिवार के ऊपर 11 लाख रुपए का कर्ज था, मतलब इनके परिवार ने 11 लाख रुपए कर्ज पर लेकर इस बच्चे को पढ़ाया था। 11 लाख रुपए का कर्ज इनके परिवार ने लिया और उस बच्चे को पढ़ाया था। और उस बच्चे ने अपने घर आकर बताया था कि मेरा एग्जाम इतना अच्छा गया है कि अब की बार मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। परिवार में खुशी थी, इसके बच्चे के मन में खुशी थी, आपस में जो इनके परिवार में था खुशी का माहौल था कि अब के हमारे बच्चे का नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। जब बच्चे को पता चला कि नीट एग्ज़ाम लीक हो गया है और परीक्षा रद्द हो गई है तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद दोस्तों इसके परिवार से राहुल गांधी की बात हुई। राहुल गांधी ने इनके परिवार से पूछा कि कैसा अपने बच्चों को पढ़ाया था। इन्होंने बताया कि हमने ज़मीन पर कर्जा लिया और 11 लाख रुपए इनके परिवार के ऊपर कर्ज है और 11 लाख रुपए कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया था। अगर किसी का बच्चा चला जाता है तो दोस्तों कुछ पैसे उसके बच्चे की पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि उसके दुख का एक हल्का सा सहारा बन सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ने करके दिखाया। ऐसे ही कर्नाटक की भाग्यश्री और 17 साल की गोवा की बच्ची ने भी एक आत्महत्या की थी। दोस्तों ये गलती हमारी, हमने सिस्टम के ऊपर जो लोग बिठाए हैं वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल बिठाए हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि सिस्टम कैसे चलता है। दोस्तों इसमें गलती हमारी है। हमने क्या काम किया, सिस्टम के ऊपर जो नेता होते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, हमने वो बिल्कुल भ्रष्ट और अनपढ़ नेता बिठा लिए। उनको नहीं पता कि सिस्टम कैसे चलता है, बच्चों की जिंदगी का क्या वैल्यू होता है, बच्चों की लाइफ का क्या वैल्यू होता है, स्टूडेंट कैसे स्ट्रगल करता है, एक स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, उसके परिवार को कर्जा लेकर उस स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है, तब जाकर उस स्टूडेंट के कामयाब होने की उम्मीद होती है।
लेकिन दोस्तों इनको पता ही नहीं, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो अक्सर विदेश में पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों के बच्चों को ये नहीं चाहते कि आप लोगों के बच्चे यहाँ पर पढ़ें, ये चाहते हैं आपके बच्चे अनपढ़ रहें और इनकी रैलियों में धक्के खाएं, इनके झंडे उठाएं। भारत के लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांट कर रखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इनसे क्या होता है, इनकी राजनीति चलती होती है। अगर इससे इनकी राजनीति नहीं चलेगी तो दोस्तों ये सत्ता में नहीं आएंगे। इसी बात पर ये लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते। शिक्षा पर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि अगर ये आपके बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनकी रैली में कौन जाएगा, इनके झंडे कौन उठाएगा, ये बात आप लोग नहीं समझते। क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो आप ही लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करते हो। दोस्तों जब तक हम एक होकर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने देश के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे और किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे जो हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे भविष्य के लिए अच्छी साबित हो, तब तक हमारा कोई सुधार नहीं हो सकता। दोस्तों पता नहीं क्या होता है आप लोगों को, जब इलेक्शन आता है तो आप लोगों के बीच में धर्म पता नहीं कहां से आगे खड़ा हो जाता है और आप धर्म के नाम पर वोट करते हो। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी किसी पार्टी को वोट करें तो आप ये देखिए कि ये पार्टी आपके छात्रों के हित में है, ये पार्टी किसानों के हित में है, ये पार्टी हमारी महिलाओं के हित में है। दोस्तों अगर ये हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतरती तो आप उसको वोट मत कीजिए, और ऐसी पार्टी को तो बिल्कुल भी वोट मत कीजिए जो आपसे धर्म के नाम पर वोट मांगती हो। दोस्तों आप धर्म की बातें सुनिए, धर्म गुरु से सुनिए। जो हमारे हिंदू भाई हैं वो मंदिर में जाकर अपनी धर्म की बातें करिए, बहुत अच्छा लगता है। जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो अपनी मस्जिद में जाकर धर्म की बातें सुनिए, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों इसी तरह कोई भी मजहब का आदमी हो वो अपने धर्म गुरु से अपने धर्म की बातें सीखे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई नेता आपसे धर्म की बातें करता है तो आप समझ लीजिए वो आपसे भ्रष्टाचार छुपा रहा है, वो आपसे महंगाई छुपा रहा है, वो आपसे देश की हालत, जर्जर हालत जो इस टाइम है वो आपको उससे छुपा रहा है, वो आपके ऊपर पड़ रहे बोझ, महंगाई का बोझ जो आपके ऊपर पड़ा है वो उसको छुपा रहा है और आपको धर्म की बातों में उलझाकर आपसे वोट लेना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप धर्म के नाम पर वोट ना करें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।